हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकृतिवाद का लास्ट पॉइंट। तो इसके मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, प्रकृतिवाद को अच्छे से पढ़ना है तो आपको सारे वीडियोस देखने होंगे। डिस्क्रिप्टिव जो आपका जो हमारा बॉक्स दिया होता है उसमें आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि वीडियो के लिंक दिए होंगे। आप वहां से प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए और प्रकृतिवाद के पूरे चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज तो हम लोग उसका आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा आपको, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं हम अपने आज की क्लास को। तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आज मेरे इस चैनल पे आप नए नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद के गुण और दोष। ये हमारा आज के प्रकृतिवाद का लास्ट पॉइंट है। प्रकृतिवाद का लास्ट पॉइंट है आज आपका गुण और दोष, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले अच्छी बातों को कर लेना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले प्रकृतिवाद के गुण ही देख लेते हैं। भाई सबसे पहले कमी तो नहीं निकालनी चाहिए ना किसी में, सबसे पहले तो उसके अच्छे अच्छे बातों को जरूर देखना चाहिए। तो पहले हम लोग गुण देख लेते हैं। चलिए, पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है? तो प्रकृतिवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की बात करी थी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था बालक का जो मनोविज्ञान है, बालक की जो प्रकृति है, उसके अनुसार शिक्षा देना। इसीलिए इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया था और बालक की शिक्षा में बालक की अपेक्षा शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण था पहले। लेकिन प्रकृतिवाद बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस दी थी, बालक को नंबर 1 रखा है। नेक्स्ट है शाब्दिक शिक्षा का विरोध। प्रकृतिवाद शाब्दिक शिक्षा, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं और बालक को स्व अनुभव और क्रिया से सीखने की बात करते हैं। आपने यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन्होंने कहा था कि चीजों को रटाने पे फोकस नहीं करते। ये चाहते हैं कि बच्चा क्या करे? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? तो बच्चा खुद से सीखे, अपने अनुभव से सीखे, क्रिया से सीखे, ठीक है? ये सारे काम वो रट के सीख ले, ये ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। इसीलिए वो उन्होंने शाब्दिक शिक्षा का विरोध किया था, ठीक है? ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि हम रट के जो चीजें सीखते हैं वो भूल जाते हैं। हमें क्या करना होगा? हमें चीजों को अपने अनुभव से सीखना होगा। अपने अनुभव से जो हम सीखते हैं वो हम अपनी लाइफ में यूज कर पाते हैं और नॉलेज वही अच्छी होती है जिसको हम यूज कर पाए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है, इन्होंने कहा शिक्षा में स्वतंत्रता पर बल, एम्फसाइज ऑन फ्रीडम इन एजुकेशन। प्रकृतिवाद का एक सबसे बड़ा गुण है कि इसमें शिक्षा में स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया। बालक को पाठ्यक्रम, समय सारणी, परीक्षा आदि के बंधनों से मुक्त रखने की बात करी। इन्होंने एग्जाम को बहुत पसंद नहीं किया। इन्होंने कहा कैरिकुलम में भी सुविधा होनी चाहिए, समय सारणी भी बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। यानी कि स्कूल में, स्कूल के माहौल में, पढ़ाई में स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ये चाहते हैं कि बालक की प्रकृति के अनुसार, बालक के नेचर के अनुसार बच्चे का डेवलपमेंट किया जाए, नेचुरल डेवलपमेंट किया जाए, स्वाभाविक विकास किया जाए, ठीक है? आगे देखो भाई, बड़ा ही कॉमन फैक्टर है, ये भी मैं बता चुकी हूं कि इन्होंने सह शिक्षा पर बल दिया था। प्रकृतिवादियों ने सह शिक्षा पर बल दिया था, क्योंकि समाज में हम लोग 2 ही लोग हैं, एक महिला, एक पुरुष। अब अगर आप समाज के इस एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बैठ के बात करने का मौका नहीं देंगे तो हमारा समाजीकरण अधूरा होगा। हमें यह नहीं पता रहेगा कि हमें कैसे समाज में सबके साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे एक दूसरे की मदद देनी और लेनी चाहिए। तो सह शिक्षा में हम एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे के स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना सीखेंगे। तो इन्होंने कहा कोएड पे इन्होंने बहुत बल दिया था। और शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, प्रकृतिवाद का एक गुण यह है कि इसमें शिक्षा को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने बताया। बालक की रुचि, उसकी अवस्था, बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा देने की बात करी। तो आप जानते हैं कि बालक का मनोविज्ञान जो कहता है उसके अनुसार शिक्षा देने की बात प्रकृतिवाद करते हैं। यानी कि अगर आप गुण की बात कर ले, एक बार इसके गुण को देख लीजिए,
पहला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है शाब्दिक शिक्षा का विरोध किया, रटाना नहीं चाहते थे कुछ भी, शिक्षा में स्वतंत्रता चाहते थे ताकि जो बंधन है एक स्कूल का वो नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा कोड पे बल दिया, सह शिक्षा पे बल दिया, और इन्होंने कहा कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार चाइल्ड साइकोलॉजी पे फोकस किया। ये क्या है? सारे गुण। तो हमने प्रकृतिवाद के गुण तो देख लिए, अब घूम फिर के बात यही आती है कि केवल गुण ही गुण नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं, इसीलिए व्यक्ति अपडेट होता रहता है, चीजें अपडेट होती रहती हैं और हमारे जो दोष होते रहते हैं उन्हें हम मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आखिरकार प्रकृतिवाद भी दोषों से मुक्त नहीं था, कुछ दोष थे उसमें, तो वो भी देख लीजिए। देखिए, पहला, प्रकृतिवादी शिक्षा के असंतोषजनक उद्देश्य। प्रकृतिवाद में शिक्षा के जिन उद्देश्यों को रखा गया वे सर्वदा अव्यवहारिक, असंतोषजनक है। इनमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्रकृति के बीच ढूंढने का प्रयास किया गया जो कभी सफल नहीं हो सकता। बालक पार्श्विक प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, शिक्षा के द्वारा उनकी इन प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतरीकरण करके उसे सभ्य और सामाजिक बनाया जाता है। यदि हम उसे पूर्णतः प्रकृति के भरोसे छोड़ देंगे तो उसका पूर्ण इंसान बनना मुश्किल है। इन्होंने एक बात ये कही कि भाई पूरी तरीके से प्रकृति के भरोसे तो हम नहीं छोड़ सकते ना कहीं मनुष्य को अपने तरीके से बच्चे को डील करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक कमी इन्होंने बताई कि इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से बच्चे को नेचर पे छोड़ दिया जाए। कहा ना कि बच्चा को आग से जलने दिया जाए, अगर वो जल जाएगा, आग है उसको छू लेगा, अगर वो जल जाएगा तो वो सीख जाएगा कि फिर वो कभी आग नहीं छुएगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम बच्चे को जलने दें आग में? नहीं, एक मनुष्य होने के नाते हम इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी असंतोष जगाया और ये दोष में रखा। नेक्स्ट, आध्यात्मिक जगत की उपेक्षा। प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक जगत का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्होंने परलोक और किसी अन्य लोक की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, यानी कि ये भगवान को नहीं मानते होंगे, नहीं मानते हैं तभी तो विज्ञान को मानते हैं। तो इन्होंने जो कहा कि आध्यात्मिक जगत की उपेक्षा और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, होता क्या है, ये हमें वैल्यूज देता है, ये हमें सही रास्ते पे चलने की ताकत देता है, तो हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने जो ये काम किया इसको भी दोष में रखा जाता है। और देखो भाई क्या दोष है इनके। एक इनका दोष ये है तात्कालिक उपयोगिता पे बल। प्रकृतिवाद केवल उसी ज्ञान को सीखने को कहता है जिसकी तात्कालिक उपयोगिता हो, अर्थात वर्तमान जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। ये वर्तमान जीवन पे बहुत फोकस करते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवाद बालक को केवल वर्तमान जीवन को महत्व देता है और उसके भावी जीवन से कोई सरोकार नहीं रखता। ये भी इनका एक कंसेप्ट ठीक नहीं है, हमको फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा में पाठ्यक्रम और शिक्षक की उपेक्षा। प्रकृतिवाद में बालक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको ध्यान रखनी होगी। इन्होंने टीचर को सेकंड नंबर पे रखा और टीचर की जगह पर प्रकृति को शिक्षक बनाने की बात कर दी भाई। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए। शिक्षक का काम केवल इतना हो कि वह बालक के लिए शैक्षिक वातावरण बनाए और उनके कार्यों का निरीक्षण करे। वो क्या चाहते हैं कि केवल टीचर निरीक्षण करे। टीचर को इन्होंने सेकेंडरी नंबर पर रख दिया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही नेचर है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। हमारे टीचर का एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें करना तो आता है कोई काम, लेकिन किस दिशा में करना है ये नहीं पता। एनर्जी तो है, लेकिन उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कैसे करें। तो आपको रास्ता दिखाने का काम कौन करता है? टीचर करता है। तो टीचर के रोल को हम सेकेंड नंबर पे रखेंगे, थोड़ा सा प्रकृतिवादी शिक्षा में दोष में काउंट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अनुशासन का सिद्धांत दोषपूर्ण है। इन्होंने मुक्त्यात्मक सिद्धांत और प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत बताया मैंने। इन्होंने कहा कि आग से बच्चा जल जाएगा तो खुद ब खुद सीख जाएगा, लेकिन ये विचारधारा सही नहीं है। ऐसे तो बच्चे का बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है ना, कि वो काफी जल जाए। तो क्या ये तरीका ठीक है? बिल्कुल नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत है और बच्चे को थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही। तो कॉज एंड इफेक्ट और केवल प्रकृति के हवाले कर देना कोई उचित निर्णय नहीं होगा। तो अगर आप देखें कि इनके दोषों को एक बार, तो इन्होंने इनके असंतोषजनक उद्देश्य थे, आध्यात्मिक जगत की उपेक्षा की थी इन्होंने, और तात्कालिक उपयोगिता में बल दिया। पाठ्यक्रम में शिक्षक की भी उन्होंने सेकंड नंबर पे रखा उसको, और अनुशासन का सिद्धांत भी इनका दोषपूर्ण था।
ठीक है। लेकिन अगर कुल मिला के इनके लाभ को देखें आप कि इन्होंने और क्या क्या दिया, तो प्रकृतिवाद ने बहुत कुछ दिया एजुकेशन सिस्टम को। और प्रकृतिवाद की जो बहुत सारे देनों में जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट देन तो इनकी ये थी कि इन्होंने बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट दिया, बिहेवियर को स्टडी करने का जो कंसेप्ट दिया, वो सबसे अच्छा था। क्योंकि हम बालक की जब नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें सक्सेसफुल होती हैं, बच्चे के लिए भी, हमारे लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। ना टाइम वेस्ट होता है, ना मनी वेस्ट होती है, और ना ही एनर्जी वेस्ट होती है। तो प्रकृतिवाद का हमारी शिक्षा में बहुत अधिक योगदान है। कुछ कमियों को अगर हम किनारे कर दें और अगर कुछ कमियों को हल्का सा सुधार कर दें, तो प्रकृतिवाद ने काफी अच्छे अच्छे जो सिद्धांत थे और देन थी हमारी शिक्षा को, वो दी है। तो इसके साथ ही आज का हमारा प्रकृतिवाद का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, और सारे के सारे कंसेप्ट को मैंने प्रकृतिवाद पे क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको प्रकृतिवाद के सारे विचार, जितने भी मैंने अब तक 2-3 वीडियो दिए हुए हैं, 4 वीडियो, वो सब के सब आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक अच्छे से नए टॉपिक में। जय हिंद।